हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? प्रवीण कुमार गौरव, हाउ आर यू? हाँ भाई, आर यू लिसनिंग टू मी? हाँ, आज हमारे साथ नया मेहमान जुड़ा है, दिव्या सिंह। बेटा, आप कैसे हो? हाँ दिव्या, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ, दिव्या बेटा, आपके बगल में चैटिंग वाला ऑप्शन भी है, आप उस पे क्लिक करके मेरे को मैसेज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी किया, देखिए मैं आपको मैसेज करता हूँ। गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार गौरव, कैसे हो बेटा? बस 5 मिनट हम वेट करेंगे, देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। मैं भी ठीक हूं बेटा जी। हाँ दिव्या बेटा, आपको समझ में आया? मैंने आपको मैसेज किया था। हेलो दिव्या बेटा, कैसे हैं आप टेक्स्ट मैसेज कर, हाँ ग्रेट, बहुत सही। हाँ दिव्या बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? हाँ दिव्या, देखो प्रवीण तो हमारे साथ काफी टाइम से क्लास कर रहे हैं। आप पहली बार ज्वाइन किए हैं, इसीलिए आपको समझाया मैंने कि कैसे ये यूज करना है। जब तक आपको मैसेज टेक्स्ट नहीं करना आएगा, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन से क्या काम करते हैं, तब तक क्लास करना मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। मान लीजिए आपको कोई डाउट पूछना हो, आप तो डाउट टाइप करके भी पूछ सकते हैं, और या तो हम आपके यहाँ माइक्रोफोन ऑन करते हैं, आप माइक्रोफोन से भी वन टू वन डाउट वॉइस के थ्रू बोल सकते हैं। ज्यादातर बच्चे टेक्स्ट मैसेज लिख के ही डाउट पूछते हैं। तो आप मुझे बेटा बताइए, आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो आप टेक्स्ट मैसेज लिख कर भेज सकते हो, हाँ सर। या एक और ऑप्शन है, आपके नाम के आगे, जिस पे आप क्लास कर रहे हो ना, फोन पे या लैपटॉप पे, तो आपके नाम के आगे एक हैंड रेज वाला ऑप्शन है, हाथ बनाया हुआ है, उस पे क्लिक करोगे तो मुझे यहां पर समझ आ जाएगा कि हाँ जी आपको आवाज आ रही है। वेरी गुड, तो मतलब आवाज क्लियर है। बहुत सही बात है, बस 5 मिनट हम वेट करेंगे। आई विल सी कौन कौन ज्वाइन करने वाला है, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। आज हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास पढ़ानी है। प्रवीण कुमार बेटा, मैंने पिछली क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था ना, तो कहां तक मैंने, क्या इंट्रोडक्शन ही बताया होगा ना, मुझे याद नहीं है मैंने क्या बताया था। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, एक और बच्चा हमारे साथ ज्वाइन किया है, सत्यांशु। हाँ सत्यांशु बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो आपके नाम के यस, तो आपने मैसेज डायरेक्टली किया, मतलब आपको ये हमारा ऐप यूज करना आता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत सही है। यूजर फ्रेंडली है, ये ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बस व्हाइट स्क्रीन के बगल में एक छोटा सा विंडो दिखाई देगा, उस विंडो में काफी सारे ऑप्शंस हैं। वीडियो वाला ऑप्शन है, माइक्रोफोन वाला ऑप्शन है, टेक्स्ट मैसेज वाला ऑप्शन है और हैंड रेज वाला ऑप्शन होगा, शायद 3 या 4 ऑप्शंस हैं। गुड आफ्टरनून बेटा। प्रवीण कुमार हमारे साथ क्लास पहले से कर रहे हैं, उनको पता है। आप दोनों बच्चे नए ज्वाइन किए हैं आज पहली बार, तो इसलिए आपको बताया। अगर कोई दिक्कत है यूज करने में तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा, तब तक हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। आपको वैसे दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि हमने नया चैप्टर पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन ही बताया था उस नए चैप्टर का। नए चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेट, एक और नए बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, चंद्रबान। हाँ चंद्रबान बेटा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर आप, वेरी गुड, आपने भी मैसेज लिखा यार, बहुत बढ़िया, ग्रेट, मजा आ गया। तो मुझे लगता था कि आपको यूज नहीं करना आएगा, इसलिए मैं बोलने वाला था कि ऐसा ऐसा करिए आप। बहुत सही। चलिए, हमने क्लास स्टार्ट करनी है। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर अपना, बस इंट्रोडक्शन ही बताया है इसका पिछली बार, तो आज फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। हमारे नए चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसके बाद एक और चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब आप ये मान लो कि ऐसे वाले 2 चैप्टर्स हैं ये, जिनसे नीट में कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन समझते हो? एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, और 8 क्वेश्चन, 8 चौक 32 मार्क्स। बड़ा चैप्टर है। और ये ऐसे वाले 2 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको आप रट भी नहीं सकते। रट्टा मारने की बात ही नहीं है यहाँ पर। अगर आपको ये समझ आ गया तो गुड, नहीं आया तो फिर आप इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, राइट? बेटा 1 मिनट मैं रिफ्रेश करने वाला हूं। रिफ्रेश करते समय हल्की सी आपको आवाज जा सकती है, टेंशन मत लीजिएगा। रिफ्रेश किया, सबको आवाज मेरी आ रही है ना? ग्रेट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या सीखना है पहले हम देखेंगे। इस चैप्टर में हमको सीखना है कि हाउ कैरेक्टर्स आर how characters are transmitted या transferred, how characters are transferred from parents to offsprings, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। इस चैप्टर में हमको यही सीखना है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। कभी कभार मैं ट्रांसमिट यूज करूंगा वर्ड, ट्रांसमिट का मतलब भी ट्रांसफर ही है ना? तो हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दिस process of transference of characters from parents to offsprings is known as inheritance. Inheritance of characters, कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट होते हैं, और कैरेक्टर इनहेरिट कहां से होंगे? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ इनहेरिट होंगे, ठीक है? बहुत टाइम तक ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। लोगों को
साइंटिस्ट्स को पता नहीं था कि कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ कैसे जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स समझते थे कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ कैरेक्टर जाते हैं बाय मींस ऑफ प्रोटीन्स। कुछ साइंटिस्ट्स ने बोला कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ कैरेक्टर जाता है बाय मींस ऑफ फैट, कुछ ने बोला बाय मींस ऑफ वाटर, कुछ ने बोला बाय मींस ऑफ ब्लड। लेकिन इस क्वेश्चन का, इस मिस्ट्री का सही सॉल्यूशन दिया एक जेनेटिस्ट ने। उस जेनेटिस्ट का नाम था जी जे मेंडल। पूरा नाम ग्रिगर योहान मेंडल। ग्रिगर योहान मेंडल 1822 में ऑस्ट्रिया के एक किसान की फैमिली में पैदा हुए थे। हाँ जी। और 1884 में 1884 में इनकी मौत हुई थी। 1884 में ये मरे थे। 1822 में ये पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में। मैंने पिछली बार भी इंट्रोडक्शन में बोला, क्योंकि आज आप पहली बार ज्वाइन किए हैं तो इसलिए रिपीट कर रहा हूं। 21 साल की उम्र में, 21 ईयर्स, 21 साल की उम्र में, मतलब उस वक्त डेट हुआ होगा 1843। इन 1843 में 21 साल की उम्र में इन्होंने ऑस्ट्रिया की एक मोनेस्ट्री में, मोनेस्ट्री आप समझते होंगे, जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, मुस्लिम्स का मस्जिद होता है, क्रिश्चियंस का चर्च होता है, बुद्धिस्ट्स का होता है मोनेस्ट्री। तो 1843 में 21 साल की उम्र में इन्होंने ऑस्ट्रिया की एक मोनेस्ट्री में ज्वाइन किया। ये वहां पर प्रीस्ट बन गए और काफी साल तक वहां पर, 2-3 साल तक वहां पर काम किया। फिर ऑस्ट्रिया की दूसरी एक मोनेस्ट्री में इनको अपॉइंट किया गया एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर। कब? 1846 में, राइट। और वहां पर ये 2-3 साल तक पढ़ाते रहे। देन 1854 में, एक मिनट, 54 या 56 नहीं, 1856 में, मुझे एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं रहते, आप इन डेट्स को बेटा चेक कीजिएगा। 1856 में इन्होंने पी प्लांट के ऊपर, पी प्लांट याद रखें बेटा, पी प्लांट्स ना 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्वीट पी, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप्स। दूसरे को बोलते हैं गार्डन पी। वेरी गुड चंद्रभान। स्वीट पी को हम बॉटेनिकली बोलते हैं लेथेरस ओडोरेटस। इसका बॉटेनिकल नाम है लेथेरस ओडोरेटस। और गार्डन पी का बॉटेनिकल नाम है पाइसम सटाइवम। तो इन्होंने 1856 में गार्डन पी यानी कि पाइसम सटाइवम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। He started his famous hybridization experiments. Yes, Pisum sativum. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने गार्डन पी के ऊपर 1856 में स्टार्ट कर दिए। बहुत ध्यान से सुनना। और इन्होंने ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यूअसली किए फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। 9 साल तक ये अपना काम करते रहे। 9 ईयर्स, अगर 1856 में 9 साल जोड़ दें तो कितना हुआ? 1856 में 9 साल जोड़ दें तो कितना हुआ? 1865। 1865 तक ये काम करते रहे और 1866 में इन्होंने काम कंप्लीट करके अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। रिसर्च पेपर published in 1866, राइट। लेकिन प्रॉब्लम एक था, इनका रिसर्च पेपर एक ऐसे जर्नल में पब्लिश हुआ जिस जर्नल का नाम ज्यादा नहीं था, उस जर्नल को ज्यादा लोग पढ़ते नहीं थे।
मतलब वो एक थर्ड क्वालिटी, थर्ड ग्रेड का जर्नल था। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि ये बहुत गरीब आदमी था, इसके पास पैसा ज्यादा नहीं था और लोग जानते भी नहीं थे। यार, जो बंदा मोनेस्ट्री में प्रीस्ट का काम करता हो, एक सब्स्टिट्यूट टीचर का काम करता हो, उसको कौन जानेगा उस टाइम? उस टाइम एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का दबदबा था पूरी दुनिया में। उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। बहुत उनका रौबदाब था। वो उस समय थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के पीछे लगे थे और लोग उनको बहुत मानते थे, राइट? तो ये बेचारा ऐसा आदमी जिसको कोई जानता नहीं, जो एक मोनेस्ट्री में टीचर है, इनके पास कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं था। दैट इज वाई इन्होंने अपना रिसर्च पेपर एक ऐसे जर्नल में पब्लिश किया, मजबूरन, जिस जर्नल को खास कोई लोग पढ़ते नहीं थे, राइट? और इसके रिसर्च पेपर को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। फाइनली इनका डेथ हुआ 1884 में। ही डाइड। इनका किडनी फेलियर हुआ और 1884 में ये मर गए। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इन्होंने जो 9 साल तक अनटायरलेसली काम किया था, उस काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, कोई फायदा नहीं मिला उस काम का इनको। इनका रिसर्च अननोटिस्ड चला गया। समझ रहे हैं बात? द रिसर्च वेंट अननोटिस्ड। ओके। देन 1900 एडी में, 1900 एडी मतलब इनके मरने के 16 साल बाद, 1900 एडी में 3 साइंटिस्ट्स, एक का नाम था कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, दूसरे का नाम था एरिक वॉन टिशरमार्क, TSCHERMAK, और तीसरे बंदे का नाम था ह्यूगो डिवरीज, राइट? इन तीनों रिसर्चर्स ने, इन तीनों साइंटिस्ट ने 1900 एडी में, ये भी बिल्कुल इसी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो रिसर्च करते करते इन्होंने किसी लाइब्रेरी में शायद इनका ये रिसर्च पेपर देखा होगा। जैसे इन्होंने इनका रिसर्च पेपर पढ़ा, ये चौंक गए। अरे यार, हमसे पहले तो इन्होंने ये काम कर दिया है और इन्होंने ये सक्सेसफुली काम किया है। तो हुआ क्या, इन्होंने बिल्कुल इसी के मेथड्स को फॉलो किया और बाकी प्लांट्स के ऊपर इसके मेथड्स, इसके एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई किए। इनको भी बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स मिले। एंड इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। इन्होंने मेंडल को रिकॉग्निशन दिलाया। दे रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स वर्क मरने के बाद। समझ रहे हैं बात? तब जाके दुनिया को मालूम चला कि कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ कैसे जाते हैं। जो मेंडल ने 1866 में पेपर पब्लिश किया था, उसकी सच्चाई, उस पेपर का रिकॉग्निशन, उस पेपर का के अंदर का मटेरियल 1900 एडी में साइंटिस्ट्स को पता चला, लोगों को पता चला, राइट? तो ये था कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया। अब मेंडल ने जो 9 साल तक काम किया, क्या काम किया, उस काम में इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, वो हम पढ़ने वाले हैं। बस आप एक काम कीजिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन लिख दीजिए मैसेज में, मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, डन लिख दिए। सत्यांशु यादव ने डन लिख दिया, चंद्रभान ने डन लिख दिया, दिव्या सिंह डन, और हमारे प्रवीण कुमार कहां गए बेटा? वेरी गुड। मैं चलता हूं बेटा अगले पेज पे। अब देखिए, तो मेंडल ने बोला क्या, जो इन्होंने रिसर्च पेपर 1866 में पब्लिश किया था, उस रिसर्च पेपर में मेनली इन्होंने बोला क्या था वो मैं बताऊंगा। मेंडल proposed
दैट, ध्यान से सुनियो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। ही प्रपोज्ड दैट, क्या बोला इन्होंने? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस में बता चुका हूं, ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हो। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, या मैं लिख सकता हूं सिंपली और कैरेक्टर्स, सिंपली कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। आर कंट्रोल्ड, inheritance of characters or characters are controlled by paired germinal units। बहुत खतरनाक वर्ड है ये, paired germinal units, paired germinal units, also known as factors, also known as factors। Inheritance of characters or characters are controlled by paired germinal units, also known as factors, found in every cell of an organism, found in each cell of an organism। सीधा सा स्टेटमेंट, कंक्लूजन लिखा था इसके रिसर्च पेपर में। क्या कंक्लूजन? कि भैया कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ। कैसे? उनका इनहेरिटेंस कंट्रोल होता है पेयर्ड जर्मिनल यूनिट से। पेयर्ड जर्मिनल यूनिट्स को हम फैक्टर्स भी बोलते हैं, और ये फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर होते हैं। तो inheritance of characters are controlled by paired germinal units found in each cell of an organism। The inheritance, yeah, they are inherited in the form of gametes, in the form of gametes। मैं अगर आसान भाषा में बोलूं तो ऐसा बोलूंगा कि मेंडल के स्टेटमेंट के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, हर कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर कोई कैरेक्टर दो फैक्टर्स से कंट्रोल होता है। पेयर्ड लिखा ना मैंने, पेयर्ड फैक्टर्स मतलब हर कैरेक्टर दो जर्मिनल यूनिट्स, एक जोड़ी ऑफ जर्मिनल यूनिट्स, एक पेयर ऑफ जर्मिनल यूनिट्स से कंट्रोल होता है। उन जर्मिनल यूनिट्स को हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। और ये फैक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं। दे आर इनहेरिटेड, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ इनहेरिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स। गैमेट तो समझते ही होंगे ना, गैमेट मतलब सेक्स सेल। आप लोग हैं, मैं हूं, कोई और बंदा है, एक प्लांट है, एक बैक्टीरियम है, एक प्रोटोजोन है। हर किसी के अंदर अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, और उन कैरेक्टर्स के पीछे क्या होंगे? जर्मिनल यूनिट्स। हर कैरेक्टर के पीछे, वेरी गुड, स्पर्म इन मेल एंड एग इन फीमेल। हर कैरेक्टर के पीछे, हर कैरेक्टर के पीछे दो जोड़ी होगा, एक, सॉरी, दो जोड़ी नहीं, एक पेयर होगा जर्मिनल यूनिट्स का, या एक पेयर ऑफ फैक्टर्स होगा। और ये फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में होंगे, और ये फैक्टर्स ट्रांसफर होंगे पेरेंटल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग की तरफ इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स। ये स्टेटमेंट दिया मेंडल ने, लेकिन ये स्टेटमेंट इन्होंने तब दिया जब इन्होंने 9 साल तक रिसर्च की। 9 साल तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या एक्सपेरिमेंट्स किए? आप सुनिए, मैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको बोलने वाला हूं। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड इंटरेस्टिंग होगा भी क्योंकि ये मैथमेटिकल है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, ये जो मैंने स्टेटमेंट ऊपर लिखा, ये समझ आया ना? अगर आपको समझ ना आए कोई बात तो उसी टाइम मुझे डाउट लिख के भेजिएगा। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, राइट? तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया, मतलब जिस चीज के ऊपर इन्होंने रिसर्च की, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, experimental material was by some sativa।
यस, पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। बट इन्होंने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो प्रवीण कुमार ने बोला था सर ये सस्ता मिला होगा। फिर मैंने इनको समझाया कि सस्ता की बात नहीं है, इन्होंने पी प्लांट चूज किया, गार्डन पी। वाई? हाँ देखिए, सत्यांशु ने सही बोला। एक रीजन ये है कि रिप्रोडक्शन इसका कम टाइम में, क्योंकि सर उसमें कैरेक्टर अच्छे से दिखाई देते हैं। वेरी गुड। हाँ, मैं बस कुछ रीजंस बताऊंगा। प्रवीण प्रवीण कुमार को अभी वो रीजंस पता है, आपको भी बताने वाला कि मेंडल चोज पाइसम सटाइवम एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। व्हाई? इसके पीछे कुछ रीजंस थे। सबसे पहला रीजन देखिए बेटा, सबसे पहला रीजन ये कि पाइसम सटाइवम में नेचुरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, राइट? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ, वेरी गुड, आपको बिल्कुल पता है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। पी प्लांट में खुद से नेचुरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन होती है। अब इससे क्या होगा? इससे बेटा होगा ये कि सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलेगा और वो पोलन ग्रेन इसी प्लांट के इसी फ्लावर के ऊपर जाएगा, है ना? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से एक श्योरिटी है कि पी प्लांट में जितने जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, पी प्लांट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स को स्टडी किया मेंडल ने, ऑल द कैरेक्टर्स वेर प्योर। प्योर मतलब उनमें बाहर से कोई फैक्टर आने का चांस नहीं है। मान लीजिए पी प्लांट में मेंडल ने 10 कैरेक्टर को स्टडी किया, हर कैरेक्टर के पीछे, इसके हिसाब से हर कैरेक्टर के पीछे कितने जर्मिनल यूनिट्स होंगे? एवरी कैरेक्टर के पीछे 2 जर्मिनल यूनिट्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। वही फैक्टर्स उस कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे। बाहर से कोई पोलन ग्रेन आने वाला है नहीं, इसलिए बाहर से यस कंट्रास्टिंग फैक्टर जो भी है। प्योर कैरेक्टर में आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई कैरेक्टर, उसके पीछे 2 फैक्टर्स होंगे, 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स, बाहर क्रॉस पॉलिनेशन तो हो नहीं रहा, सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं रहा, सॉरी क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा, इसका मतलब बाहर से कोई पोलन ग्रेन नहीं आ रहा। मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पी प्लांट टॉल है, ध्यान से सुनियो, इफ पी प्लांट इज टॉल, इसमें कैरेक्टर यह है कि इसका हाइट ज्यादा है। जब ये पी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बाय मींस ऑफ विच सेल्फ फर्टिलाइजेशन नेचुरल है इसमें, तो ऑफस्प्रिंग्स भी टॉल ही होंगे। ऑफस्प्रिंग प्लांट्स विल बी टॉल। और जब ये ऑफस्प्रिंग प्लांट्स बड़े हो जाएंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इनके ऑफस्प्रिंग्स भी टॉल ही होंगे। समझ रहे हैं बात? नहीं नहीं, बिल्कुल आपका डाउट मैं दूर करूंगा थोड़ी देर में, आप पहले सुनिए। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं प्योर कैरेक्टर। प्योर कैरेक्टर का मतलब है अगर पी प्लांट टॉल है, मतलब ये प्योर टॉल होगा। प्योर टॉल, प्योर टॉल का मतलब है इस पी प्लांट के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी टॉल होंगे, उन ऑफस्प्रिंग्स के बाद में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी टॉल होंगे। हाँ, अगर हाइब्रिड टॉल होता तब दूसरी जनरेशन में डॉर्फ होने का चांस था, मैं वो आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ प्योर कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। अगर पी प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, मेंडल ने देखा कि पी प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से फायदा क्या? इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स ना प्योर होंगे। प्योर कैरेक्टर का मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया। प्योर कैरेक्टर का मतलब अगर टॉलनेस वाला कैरेक्टर है पी प्लांट में, इस पी प्लांट में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, ध्यान रहे यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो भी टॉल होंगे। इनमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी टॉल होंगे।
मतलब यहां पर शॉर्टनेस का, डॉर्फनेस का कोई चांस ही नहीं है अगर कैरेक्टर प्योर है। सिमिलरली अगर पी प्लांट डॉर्फ है, ध्यान से सुनिएगा, इफ पी प्लांट इज डॉर्फ, तो ये प्योर डॉर्फ है, प्योर डॉर्फ, प्योर कैरेक्टर। इसके जो ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, वो भी क्या होंगे, डॉर्फ। यहां पर टॉलनेस का कोई चांस नहीं। इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बनेंगे, वो भी क्या होंगे, डॉर्फ। मतलब ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए वो सारे कैरेक्टर्स प्योर कैरेक्टर्स थे। क्यों थे प्योर कैरेक्टर्स? क्योंकि पी प्लांट में नेचुरली होता है क्या, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा बेटा, जिस प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा उस प्लांट के सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, प्योर कैरेक्टर्स होंगे, ऑलवेज प्योर कैरेक्टर्स। उनमें हाइब्रिड होने का चांस ही नहीं। समझ रहे बात? ये था पहला रीजन कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम को ही चूज क्यों किया। इसने देखा कि पाइसम सटाइवम में भैया सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसमें जितने भी कैरेक्टर्स मैं स्टडी करूंगा वो सारे कैरेक्टर्स प्योर होंगे। प्योर कैरेक्टर को स्टडी करना आसान होता है, याद रखिएगा। इज इट ओके? मैं आगे आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा जब मैं पहला वाला एक्सपेरिमेंट बताऊंगा ना इस क्लास में, अभी ये खत्म होने के बाद। यू विल अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। फिलहाल आप इतना याद रखिए, जब भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट में होगा, नेचुरल सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब उस प्लांट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे दोज कैरेक्टर्स विल बी प्योर कैरेक्टर्स। प्योर कैरेक्टर को हम ट्रू ब्रीडिंग भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये इन्वॉल्व प्लांट भी है। इन्वॉल्व मतलब समझा नहीं मैं बेटा? हाँ चंद्रबान, मैं समझा नहीं बेटा? हाँ एनुअल प्लांट, वेरी गुड, एनुअल प्लांट। हाँ मैं बताऊंगा ना सारे रीजंस। अब एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, विशाल। गुड आफ्टरनून बेटा विशाल। ओके, हो गया ना, स्क्रीनशॉट हो गया ना सबका? प्रवीण, चंद्रबान, दिव्या, सत्यांशु, विशाल, आप बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए, मैं आगे चलूंगा। चलिए अब देखिए दूसरा रीजन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को चूज क्यों किया। पहला रीजन मैंने बताया कि पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब इसके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, प्योर कैरेक्टर्स, ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स। दूसरा रीजन देखिए बेटा, पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है। ये आप लोगों ने खुद ही बोला, इट इज एन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जिनमें लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है सिंगल ग्रोइंग सीजन में। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। लाइफ साइकिल मतलब ग्रोथ होना, ग्रोथ के बाद फ्लावर्स प्रोड्यूस होना, फ्लावर्स प्रोड्यूस होने के बाद सीड्स प्रोड्यूस होना, सीड जमीन में मिल डाल के फिर नया प्लांट बनना, मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट। तो एनुअल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स which complete their life cycle in a single growing season. Single growing season. पी प्लांट, पाइसम सटाइवम एक एनुअल प्लांट है, प्लस दूसरा फीचर भी है इसमें बेटा जी, इसका ग्रोइंग सीजन बहुत शॉर्ट है। ग्रोइंग सीजन वेरी शॉर्ट। मतलब कहने का यह है कि 3 या 4 महीने के अंदर अंदर, 3 या 4 महीने के अंदर अंदर पी प्लांट में ग्रोथ भी कंप्लीट होती है। ये फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करता है और सीड्स भी प्रोड्यूस करता है। मतलब सीड प्रोड्यूस किया, लाइफ साइकिल कंप्लीट, 3-4 महीने में सारा काम खत्म। अब सोचिए जरा,
अगर 4 महीने में या 3 महीने में लाइफ साइकिल कंप्लीट, तो 1 साल में कितने जनरेशन ऑफ प्लांट्स बनेंगे? अगर 3 महीने में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, हाँ, तो 1 साल में कितने जनरेशन बनेंगे? 4 जनरेशन ऑफ प्लांट्स बनेंगे, है ना? 3 to 4 जनरेशन। ये भी एक प्लस पॉइंट इन्होंने देखा। अब सोचिए जरा, अगर मेंडल ने कोई और प्लांट चूज किया होता, मान लीजिए कोई प्लांट चूज किया होता जिसका लाइफ साइकिल, जो एनुअल प्लांट था लेकिन उसका लाइफ साइकिल 1 साल का होता, तो 1 साल में कितना जनरेशन मिलता? 1 जनरेशन मिलता ना? आप बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया, क्यों? क्योंकि पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मतलब पूरे एक ग्रोइंग सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट, लेकिन ये ग्रोइंग सीजन पी प्लांट में 3 या 4 महीने का था। मतलब अगर 3 महीने का ग्रोइंग सीजन मान ले, तो 1 साल में 4 जनरेशन। अगर मेंडल ने कोई और प्लांट चूज किया होता, कोई और एनुअल प्लांट, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट की तो बात ही नहीं है, एनुअल प्लांट ही चूज किया होता, लेकिन उस एनुअल प्लांट में 1 साल में एक ही जनरेशन ऑफ प्लांट्स मिलता, तो अब इसको बहुत टाइम लगता। पी प्लांट चूज करने के बाद एक्सपेरिमेंट 9 साल के अंदर कंप्लीट हो गए। पी प्लांट को चूज किया, पी प्लांट में 1 साल में 4 जनरेशन ऑफ प्लांट्स बनते हैं, तब भी इसको 9 साल लगे रिसर्च कंप्लीट करने में। अब सोचो जरा, अगर कोई ऐसा प्लांट चूज करते जिसमें 1 साल में एक ही जनरेशन ऑफ प्लांट मिलता, तब इसको कितना टाइम लगता रिसर्च कंप्लीट करने में? 9 गुणे 4 है ना, 36 साल लगते। और 36 साल की उम्र कहां होती है इंसान की? 36 साल में कोई रिसर्च करेगा क्या? तो इसने ये स्टेप सोच समझ के ये कदम उठाया कि भाई मैं ऐसा प्लांट चूज करूंगा जिसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो, जिसका ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा हो, और जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता हो, और जो एनुअल प्लांट हो। पेरिनियल प्लांट की बात ही नहीं थी, बाइनियल प्लांट की बात ही नहीं थी। ये भी एक सोचा समझा कदम इन्होंने उठाया कि मुझे भैया वो प्लांट चूज करना है जिसका ग्रोइंग सीजन छोटा हो और जो एनुअल प्लांट हो। उससे मुझे एक ही साल में ज्यादा ज्यादा जनरेशन ऑफ प्लांट्स मिलेंगी और मैं अपना रिसर्च जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगा। उसके बावजूद भी बंदे को 9 साल लगे। आप सोच सकते हो डेडिकेशन लेवल क्या था बंदे का। तीसरा रीजन देखिए, आपने मटर खाया होगा, पी प्लांट, हाँ, एक मटर का पॉड होता है ना, पी पॉड। पी पॉड में बेटा कितने दाने होते हैं मटर के? 4 या 5 दाने। अब सोचिए जरा, एक पी पॉड में 4-5 दाने। वही तो, अगर दूसरा प्लांट चूज करते तो कभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पाता ना। अच्छा, तीसरा रीजन मैं क्या बोल रहा हूं कि पी प्लांट में एक ही पॉड में 5-5 सीड्स बनते हैं। तो मतलब एक ही पी पॉड, एक मटर का पॉड 5 प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा। तो अगर एक प्लांट में 100 मटर के पॉड्स निकले, तो एक ही प्लांट से 500 ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो मतलब तीसरा रीजन मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड इन अ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब जनरेशन। Number of organisms produced in a progeny was very large. पी प्लांट्स बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं एक ही बार में। एंड चौथा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस, पी प्लांट में इन्होंने देखे बेटा 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ही सॉ 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग मैं समझाऊं आपको, अगर ब्लैक है तो ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट क्या आएगा? कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट। ब्लैक का ऑपोजिट, ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट क्या आएगा? व्हाइट आएगा ना। यस। लंबे का कॉन्ट्रास्ट क्या आएगा? छोटा। दिन रात, सुबह शाम। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट। इन्होंने पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग
कैरेक्टर्स नोटिस किए। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट वन, पहला कैरेक्टर था प्लांट हाइट। इन्होंने देखा पी प्लांट में दो तरह के प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। एक जो लंबे होते हैं, टॉल प्लांट्स, और दूसरे जो छोटे होते हैं, छोटे प्लांट्स को हम ड्वार्फ प्लांट्स बोलते हैं। तो प्लांट हाइट वाले कैरेक्टर में इसने दो वेरिएंट्स देखे, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स। सेकंड वन, पॉड शेप। गुड आफ्टरनून विशाल। पॉड शेप, पॉड शेप, इन्फ्लेटेड पॉड, फूला हुआ पॉड, एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉड। ये था दूसरा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ पॉड अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से पी पॉड बनेगा, बट अगर मैं कंस्ट्रिक्टेड पॉड बनाऊंगा तो कंस्ट्रिक्टेड पॉड कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर मटर का दाना होगा, यहां पर मटर का दाना होगा। क्या समझे? ये कंस्ट्रिक्टेड पॉड है और ये इन्फ्लेटेड पॉड है, राइट। तीसरा कैरेक्टर देखिए, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, इन्होंने देखा पी प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक एक्शियल फ्लावर्स। एक्शियल फ्लावर्स मतलब जो लीफ के एक्सिल में प्रोड्यूस होंगे। आई होप आपको एक्सिल पता हो। और टर्मिनल फ्लावर्स। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चौथा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सीड शेप। पी सीड का शेप, राउंड सीड्स जो एकदम गोल होंगे लाइक दिस, और दूसरे रिंकल्ड सीड्स, ये रिंकल्ड सीड्स। पांचवा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉटलीडन कलर। कॉटलीडन आपको पता होगा, सीड में अगर डाइकॉट प्लांट है तो दो कॉटलीडन्स होंगे, अगर मोनोकॉट प्लांट है तो एक ही कॉटलीडन होगा। इसने देखा कुछ कुछ सीड्स में येलो कॉटलीडन्स थे और कुछ सीड्स में ग्रीन कॉटलीडन्स थे। देन फ्लावर कलर। फ्लावर कलर, फ्लावर्स दो तरह के थे, वायलेट फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स। देन लास्ट में पॉड कलर, पी पॉड का कलर, ग्रीन पॉड एंड येलो पॉड। तो पी प्लांट को चूज किया क्योंकि पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। पी प्लांट एक ही बार में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता था। पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है और उसका ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा है, 3 से 4 महीने का। और पी प्लांट में नेचुरली होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये सारे कैरेक्टर्स पी प्लांट के इन्होंने नोटिस किए और इनको लगा कि ये मेरे लिए एडवांटेजेस हैं, इन कैरेक्टर्स से मेरा एक्सपेरिमेंट आसान हो जाएगा और जल्दी कंप्लीट होगा। दैट इज व्हाई ही चोज पी प्लांट। नहीं तो इसके गार्ड, जिस मोनेस्ट्री में ये काम करता था ना, उस मोनेस्ट्री में गार्डन भी था, गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स थे, पी प्लांट भी था। ये किसी और प्लांट को भी चूज कर सकता था। चलो मान लिया हमने, ये गरीब था, ये बाहर से एक्सपेरिमेंटल मटेरियल खरीद नहीं सकता था, लेकिन मोनेस्ट्री के गार्डन ने इसको इजाजत दी थी कि भैया तुम इससे यहां से उठा सकते हो। तो मोनेस्ट्री के गार्डन से ये कोई भी प्लांट चूज कर सकता था, बट ही चोज पी प्लांट्स। व्हाई? क्योंकि पी प्लांट्स में इसने ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखे। क्या? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे? प्योर कैरेक्टर्स। एनुअल प्लांट है, ग्रोइंग सीजन छोटा है, तो कम टाइम लगा, 9 साल। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड इन अ प्रोजेनी वाज वेरी लार्ज, और इसके पास 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो बेटा इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट किया क्या।
बहुत बढ़िया। हाँ, चंद्रभान ने लिया स्क्रीनशॉट, दिव्या ने लिया, प्रवीण कुमार ने लिया, विशाल ने लिया, और सत्यांशु आप भी ले सकते हो बेटा। आई होप आपने लिया होगा। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, अब थोड़ा दिमाग खोल के रखिए, अब समझने वाली बात है। एक्सपेरिमेंट किया क्या इन्होंने? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल से हम इनका एक्सपेरिमेंट समझाते हैं। तो सपोज इन्होंने एक पी प्लांट लिया। सपोज ही टुक अ पी प्लांट। दिस पी प्लांट वॉज अ टॉल पी प्लांट। ठीक है। इनके दिमाग में क्या था कि पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, क्यों ना इस पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए डिलिबरेटली। नेचुरली तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन ये सोच रहे थे कि मैं इनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराऊंगा। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ये दूसरे पी प्लांट से पोलन ग्रेन लाएगा, या एक पी प्लांट का ये इन्होंने अगर कार्पल लिया तो दूसरे पी प्लांट से पोलन ग्रेन लाके वहां पर। चल नहीं रहा, सत्यांशु का चल नहीं रहा बेटा। एक मिनट, एक मिनट, मैं रिफ्रेश करता हूं। हाँ बेटा सत्यांशु, अभी बताओ, अभी चल रहा है क्या? आवाज चल रही है? हाँ, अगर आपका रुक गया ना, आवाज वगैरह रुक गया, या तो मैं रिफ्रेश करूंगा या तो आप एक बार रिफ्रेश करके देखिए। ठीक है ना बेटा? अभी आवाज आ रही है ना? सबको आवाज आ रही है? विशाल, चंद्रबान, प्रवीण, दिव्या, सत्यांशु, वॉइस क्लियर? ओके। तो देखिए, मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया वो हम बताने वाले हैं। हम एक एग्जाम्पल से ये समझाएंगे। सपोज मेंडल ने एक पी प्लांट लिया। चलिए, ये पी प्लांट टॉल था, और दूसरा पी प्लांट, ये पी प्लांट, चलो अगर टॉल है तो टॉल का कॉन्ट्रास्ट क्या है? डॉर्फ। पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होती है, लेकिन इन्होंने सोचा क्यों ना पी प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्यों ना क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए। तो अगर टॉल पी प्लांट लिया तो दूसरा पी प्लांट लिया डॉर्फ पी प्लांट। समझ रहे हैं बात? इनमें से किसी एक पी प्लांट का इन्होंने इमैस्कुलेशन कराया। इमैस्कुलेशन समझते हैं? इमैस्कुलेशन में बताता। चलिए पहले आप चूज कीजिए, टॉल पी प्लांट का इमैस्कुलेशन कराएंगे कि ड्वार्फ पी प्लांट का? हाँ, आप चूज कीजिए, उसी का इमैस्कुलेशन कराएंगे। टेल मी जल्दी। टॉल। हाँ, तो टॉल पी प्लांट का किया इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन का मतलब है बेटा कटिंग ऑफ एंथर्स। कटिंग ऑफ एंथर्स। टॉल पी प्लांट में जो फ्लावर्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, उन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में एंथर्स, एंथर मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। दिस सिंबल, ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है मेल, मेल सेक्स ऑर्गन, राइट। तो टॉल पी प्लांट में क्या, एंथर्स को, मेल सेक्स ऑर्गन को कट कर दिया। फ्लावर जो है टॉल पी प्लांट का, टॉल पी प्लांट के सारे फ्लावर्स में एंथर्स को, एंथर्स क्या होते हैं? एंथर्स आर मेल सेक्स ऑर्गन्स, उनको कट कर दिया, राइट बेटा। बडिंग पीरियड, हाँ जो भी है, हाँ
अर्ली पीरियड में, जैसे फ्लावर प्रोड्यूस हुआ, फ्लावर अभी पूरा बना नहीं था, बड ही हो रहा था, तो उसी वक्त टॉल पी प्लांट के बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सारे मेल सेक्स ऑर्गन्स को कट कर दिया। ये जो मैंने सिंबल लिखा है ना यहां पर, दिस सिंबल, इस सिंबल का मतलब है मेल। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एंथर्स। अब सोचो, अब टॉल पी प्लांट के फ्लावर्स के पास क्या बचा? सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, अब क्या बना? फीमेल फ्लावर। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? कार्पल। मतलब अब टॉल पी प्लांट के फ्लावर्स के पास सिर्फ और सिर्फ कार्पल बचा। समझ आई बात? सो कार्पल्स, कार्पल्स का मतलब, इस साइन का मतलब है फीमेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रिमेन्ड, पिस्टल भी बोल सकते हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं, गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। सो कार्पल्स रिमेन्ड इन द फ्लावर्स, फ्लावर में बचे कार्पल्स, राइट। फिर क्या किया? जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला प्लांट था टॉल, तो टॉल का कंट्रास्ट डॉर्फ, डॉर्फ पी प्लांट के एंथर से लिया पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स got from anthers, मेल सेक्स ऑर्गन से पोलन ग्रेन लिया, इन पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर दिया, डाल दिया इन कार्पल्स के स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन्स वेर डस्टेड ऑन स्टिग्मा। आई होप आप लोगों को स्टिग्मा पता हो, स्टिग्मास ऑफ कार्पल्स, राइट। तो कार्पल फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर यहां से पोलन ग्रेन्स लाए और डस्ट कर दिया, डाल दिया। यस, प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा कार्पल बिल्कुल एकदम लगभग लगभग ऐसा होता है ना। ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, और ये रहा ओवरी। ये कार्पल का स्ट्रक्चर है ना। ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल होते हैं, एक ओव्यूल भी हो सकता है, बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्लांट कौन सा है। और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक के अंदर एग छुपा है। समझ रहे हैं बात? जैसे ही पोलन ग्रेन यहां पर आया स्टिग्मा के ऊपर, जैसे ही इसने पोलन ग्रेन्स को डाल दिया, तो वो पोलन ग्रेन्स बच्चा जर्मिनेट हो जाएंगे। ये मान लीजिए पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया, ये लंबा सा ट्यूब प्रोड्यूस करेगा, और ये ट्यूब कार्पल की ओवरी के अंदर गया और ओव्यूल के अंदर भी चला गया। इस पोलन ट्यूब के अंदर बेटा मेल गैमीट होगा। आपने प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, दो मेल गैमीट्स होंगे, उनमें से एक मेल गैमीट इस एग के साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा? जाइगोट। हो गया ना फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन देखो कैसे, मेल गैमीट दूसरे प्लांट से लाया, तो ये इसने डेलिब्रेट क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिया। क्या करा दिया? डेलिब्रेट सिंथेटिक क्रॉस फर्टिलाइजेशन। होता तो नेचुरली इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन था नहीं, लेकिन मेंडल ने डेलिबरेटली क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिया पी प्लांट में, है ना। मतलब अगर पी प्लांट में ड्वार्फनेस वाले फैक्टर्स होंगे, ड्वार्फ पी प्लांट है ना, तो सीधी सी बात है, ड्वार्फनेस वाले कैरेक्टर के पीछे क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ ड्वार्फनेस। और टॉलनेस वाले कैरेक्टर के पीछे क्या होंगे? फैक्टर्स फॉर टॉलनेस। पहले ही बोला ना इसने कि हर कैरेक्टर कंट्रोल होता है दो फैक्टर्स से, तो फैक्टर्स ऑफ टॉलनेस। अब टॉल पी प्लांट से इसने एग लिया था, तो एग में भी फैक्टर ऑफ टॉलनेस होगा। ड्वार्फ पी प्लांट से पोलन ग्रेन लिया, पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमीट, मेल गैमीट के अंदर ड्वार्फनेस वाला फैक्टर होगा। इसका मतलब जो जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर टॉलनेस का फैक्टर भी आया होगा एंड ड्वार्फनेस का भी फैक्टर आया होगा। क्या समझे?
फिर ये जब पूरा का पूरा ओव्यूल कन्वर्ट हो गया, हाँ, इसके पास दोनों फैक्टर्स आए होंगे, टॉलनेस वाला फैक्टर, डॉर्फनेस वाला फैक्टर। फिर जब ये पूरा का पूरा ओव्यूल कन्वर्ट हो गया इनटू सीड, इससे सीड निकला, इन सीड्स को जमीन में डाल दिया, सो कर दिया, सो इन सॉइल। बट याद रखें, सीड्स के अंदर क्या थे? बोथ फैक्टर्स फॉर टॉलनेस एंड फैक्टर्स फॉर डॉर्फनेस। जैसे इन सीड्स को सो किया तो सीड्स ने प्रोड्यूस किए प्लांट्स। इन प्लांट्स को बंदे ने बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, या शॉर्ट में लिखा F1 प्रोजेनी, है ना। इन्होंने देखा कि ये सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल। ऑल्दो इनको पता था कि इन सीड्स के अंदर क्या है? जाइगोट्स, और जाइगोट में टॉलनेस वाला फैक्टर भी है, डॉर्फनेस वाला फैक्टर भी है। फिर भी जो F1 जनरेशन के प्लांट्स आए वो सारे टॉल प्लांट्स, राइट? ठीक है ना भाई। तो डेलिबरेट क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ही इन्होंने क्या कहा? हाइब्रिडाइजेशन। यही तो था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं क्रॉस, राइट। अब क्या किया? अब देखिए, F1 जनरेशन वाले प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया, इनको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। अब कोई टेंशन नहीं, इनको बोला भैया अब तुम सेल्फ पॉलिनेट करो। अब इनका कंट्रोल्ड मैनर में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, एंश्योर किया कि अब ये क्रॉस पॉलिनेशन ना करें, और सेल्फ पॉलिनेशन से अगेन सीड्स बनेंगे। सीड्स के बाद जब उन सीड्स को सो किया तो प्लांट्स निकले अगेन। इन प्लांट्स को बोला सेकंड फीलियल जनरेशन। और इन्होंने देखा ये जो पी प्लांट्स थे, ये पी प्लांट्स में 3 parts of the plants were tall and 1 part of the plant was dwarf। समझ रहे हो बात? मतलब अगर 40 प्लांट्स निकले तो 40 में से 30 प्लांट्स टॉल, 10 प्लांट्स डॉर्फ। अगर 400 प्लांट्स निकले, 400 में से 300 प्लांट्स टॉल, 100 प्लांट डॉर्फ। इज इट ओके? तो F2 जनरेशन में इन्होंने देखा कि डॉर्फनेस वाला फैक्टर भी एक्सप्रेस हो गया, डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर भी आ गया। तो पी प्लांट्स निकले इन द रेशो ऑफ 3:1। बेटा जी, इस रेशो को इन्होंने कहा फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने सारे कैरेक्टर्स के साथ किया। इन्होंने देखा पी प्लांट लिया जिसके पास राउंड सीड्स थे, उसको क्रॉस पॉलिनेट कराया विद अदर पी प्लांट जिसके पास रिंकल्ड सीड्स थे। सेम कंडीशन, सेम रिजल्ट। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स निकले जिनके पास राउंड सीड्स थे, और F2 जनरेशन में जो प्लांट्स निकले उनके पास राउंड सीड्स और रिंकल्ड सीड्स थे इन द रेशो ऑफ 3:1। फिर 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ सेम एक्सपेरिमेंट किया, इनको सेम रिजल्ट मिला। F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर प्रोड्यूस होता था, और F2 जनरेशन में प्लांट्स में दोनों कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते थे इन द रेशो ऑफ 3:1। उसके बाद इन्होंने रेसिप्रोकल किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स मतलब यहां देखिए, अगर यहां पर पी प्लांट लिया, पी प्लांट का इमैस्कुलेशन किया, मतलब पी प्लांट से क्या लिया? फीमेल गैमीट। दिस साइन रिप्रेजेंट्स फीमेल। और इस डॉर्फ पी प्लांट से लिया मेल गैमीट, पोलन ग्रेन में मेल गैमीट होगा, तो रिवर्स कर दिया। टॉल पी प्लांट से मेल गैमीट लिया और डॉर्फ पी प्लांट का इमैस्कुलेशन कराया। ऐसे वाले हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को बंदे ने बोला रिवर्स क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस। इनको लगा शायद रिजल्ट वेरी होगा, लेकिन रिजल्ट सेम आया। रेसिप्रोकल क्रॉस में भी रिजल्ट सेम आया, बाकी 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ भी रिजल्ट सेम आया। ये जब इन्होंने बार बार किया, 3, 4, 5 जनरेशन ऑफ प्लांट्स बनाए, रिजल्ट सेम, तब जाके इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंक्लूड किया, कुछ कंक्लूजन्स इन्होंने ड्रॉ किए। क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए?
मैं अगले पेज पे बताऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के डन कर दीजिए जल्दी से। हाँ दिव्या बेटा स्क्रीनशॉट मारिए, विशाल स्क्रीनशॉट मारिए बेटा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? दिव्या, विशाल, वेरी गुड। हाँ विशाल बेटा आपको आवाज आ रही है? आ रही है तो स्क्रीनशॉट मारिए बेटा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने को इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो ये क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं आप, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे आपके फोन में रहेगा, आपको नोट बनाने में इजी रहेगा। समझ रहे हैं बात? अब देखिए, जो हमने अभी ये वर्ड्स में एक्सपेरिमेंट लिखा, इसी एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा लिखेंगे क्योंकि हमको मेंडल का कंक्लूजन बताना है। ठीक है ना? चलिए बेटा देखिए, तो क्या किया था इन्होंने, इन्होंने लिया था टॉल पी प्लांट। टॉल पी प्लांट, बस थोड़ा सा फोकस रखिए, हम इसको वाइंड अप करने वाले। और टॉल पी प्लांट का किया था, अभी जो पिछले पेज में मैंने बताया, टॉल पी प्लांट का किया था इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब टॉल पी प्लांट का एंथर काटा था, मेल गैमीट वाला ऑर्गन काटा था। ठीक है ना? तो टॉल पी प्लांट में क्या था? फीमेल गैमीट। कार्पल था, कार्पल के अंदर फीमेल गैमीट। इसका मतलब हम यहां पर टॉल पी प्लांट के बगल में ऐसा अगर लिख दें, दिस साइन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब टॉल पी प्लांट का इमैस्कुलेशन हो चुका है और टॉल पी प्लांट से बंदे ने लिया फीमेल गैमीट। कार्पल लिया ना, कार्पल के अंदर फीमेल गैमीट था। टॉल पी प्लांट के टॉलनेस वाले कैरेक्टर को ध्यान से सुनिएगा, टॉलनेस वाले ट्रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी और टी से। अब ये टी और टी से हमने क्यों रिप्रेजेंट किया, इसका रीजन है क्योंकि मेंडल पहले ही बोल चुके हैं क्या, कि हर कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जर्मिनल यूनिट्स। हर एक कैरेक्टर 2 जर्मिनल यूनिट्स से कंट्रोल होता है। तो टॉलनेस एक कैरेक्टर है पी प्लांट में, ये कैरेक्टर 2 जर्मिनल यूनिट्स या फैक्टर्स से कंट्रोल होता है। वही 2 फैक्टर्स मैंने लिखे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। साउंड कट रहा है, 1 मिनट बेटा, मैं रिफ्रेश मार रहा हूं फिर से। अभी बताओ, साउंड साउंड आ रहा है अभी? चंद्रबान, हाँ। मैं फिर से बोलूंगा, जब भी साउंड कटेगा ना, पहले आप क्या किया करो, पहले आप खुद रिफ्रेश किया करो। आपके फोन में रिफ्रेश होगा ना, या रिफ्रेश नहीं कर सकते तो फिर लॉग आउट करके लॉग इन किया करो। अगर फिर भी नहीं आया साउंड, तब मुझे बताया करो, मैं यहां से रिफ्रेश करता हूं। क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लास हो रही है, हमारे पास जब तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं होगी ना, ये हो नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना बात? चलिए बेटा, तो मैंने क्या बोला, टॉल पी प्लांट, टॉल पी प्लांट से फीमेल गैमेट लिया, इमैस्कुलेशन कर चुका है, इसका एंथर्स कट चुके हैं, तो फीमेल गैमेट कार्पल के अंदर होगा। टॉल पी प्लांट का टॉलनेस वाला कैरेक्टर रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, मेंडल ने भी रिप्रेजेंट किया था कैपिटल टी और कैपिटल टी से। क्यों? क्योंकि मेंडल ने एक लॉ बनाया बेटा, उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स के अकॉर्डिंग every character is controlled by how many factors? 2 factors. Every character is controlled by a pair of factors. तो टॉलनेस वाला कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ कैपिटल टीज। कैपिटल टीज याद रखें, इसको क्रॉस पॉलिनेट कराना है एक ड्वार्फ पी प्लांट के साथ, ड्वार्फ पी प्लांट। और ड्वार्फ पी प्लांट का इमैस्कुलेशन किया नहीं था, उससे लिया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, तो मेल गैमीट हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
डॉर्फ पी प्लांट, इसके पास डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर है। डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताएंगे सर क्यों, डी से क्यों नहीं? क्योंकि बेटा टॉल और डॉर्फ आपस में कंट्रास्टिंग है। इनमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, बाद में हम बताएंगे, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव होगा। जो डोमिनेंट वाला होगा उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जो रिसेसिव होगा उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, बट सेम लेटर। कंट्रास्टिंग है ना, इसलिए मैंने अगर यहां टी तो यहां भी टी। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि जैसे ही टॉल डॉर्फ पी प्लांट का पोलन ग्रेन टॉल पी प्लांट के कार्पल के स्टिग्मा पे पड़ा, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जायगोट बना, जायगोट से सीड बना, सीड जमीन में डाल दिया और F1 जनरेशन में प्लांट्स निकले। वो सारे प्लांट्स क्या थे? ऑल प्लांट्स टॉल, ऑल प्लांट्स टॉल। बट यहां पर मेंडल ने एक जबरदस्त कंक्लूजन ड्रॉ किया। क्या? इन्होंने कहा कि टॉल पी प्लांट जो है, जब टॉल पी प्लांट के कार्पल के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनते टाइम ये कैपिटल टी और कैपिटल टी सेपरेट होगा। ध्यान से सुनियो, अगर टॉल पी प्लांट में फीमेल गैमीट बोले तो एग, ये रहा एग। और ये एग कैसे बनेगा बेटा? एग बनेगा एग मदर सेल से, एग मदर सेल। एग मदर सेल बेटा जी डिप्लॉयड होती है। एग मदर सेल में कैपिटल टी फॉर टॉलनेस। जब इस डिप्लॉयड सेल का मियोसिस होगा, मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉयड सेल्स, और मियोसिस में कैपिटल टी और स्मॉल टी बिल्कुल सेपरेट होगा, उसी तरह जिस तरह मियोसिस के बाद क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी सेपरेट होगा, अलग होगा। इन दो कैपिटल टीज में से एक कैपिटल टी, हाँ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस से, तो इन दो फैक्टर्स भी हाफ हो जाते हैं मियोसिस से, ये आप ध्यान रखिए। तो एग मदर सेल का मियोसिस हो गया, ये फैक्टर्स अलग हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। 50% ऑफ द फैक्टर्स इस गैमीट में चले जाएंगे, है ना, और 50% ऑफ द फैक्टर्स दूसरे गैमीट में चले जाएंगे। फिलहाल हमने एक गैमीट लिखना है। तो मतलब जैसे टॉल पी प्लांट एग्स प्रोड्यूस करेगा, वो हर एग के अंदर 2 टी नहीं होंगे, एक ही टी होगा। क्या समझे? दिस इज द फीमेल गैमीट और एग। मतलब गैमीट बनते टाइम सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स, बहुत जबरदस्त चीज, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, separation of paired factors. कब? At the time of gamete formation. नहीं बेटा, नहीं कर सकते। At the time of gamete formation. हम लोग मेंडल नहीं है, इसके लिए सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए और बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। हम लोग के पास उतना नहीं होता, ठीक है ना। तो गैमीट बनते टाइम ये फैक्टर्स सेपरेट हो जाएंगे और 50% फैक्टर्स एक गैमीट में चले जाएंगे, 50% फैक्टर्स दूसरे गैमीट में। सेम कहानी यहां पर भी, मेल गैमीट बनते वक्त स्मॉल टीज सेपरेट हो जाएंगे और 50% स्मॉल टीज एक मेल गैमीट में जाएंगे और 50% स्मॉल टीज दूसरे मेल गैमीट में जाएंगे। फिर इन्हीं गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा। हाँ, फ्यूजन के वक्त जो जाइगोट बना, सीड बना, उस सीड में कैपिटल टी भी होगा, स्मॉल टी भी होगा। क्या समझे? मतलब जो ये टॉल प्लांट्स F1 जनरेशन में बनेंगे, उन टॉल प्लांट्स में कैपिटल टी होगा। कैपिटल टी से क्या आता था? टॉलनेस वाला कैरेक्टर। स्मॉल टी से क्या आता था? डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर। तो मतलब इन प्लांट्स में, F1 जनरेशन वाले प्लांट्स में टॉलनेस वाला कैरेक्टर, सॉरी, टॉलनेस वाला फैक्टर भी है। टॉलनेस वाला फैक्टर बोले तो कैपिटल टी, और डॉर्फनेस वाला फैक्टर भी है। हाँ, लेकिन अगर दोनों तरह के फैक्टर्स हैं फिर भी प्लांट टॉल क्यों?
यहां पर मेंडल ने कंक्लूजन ड्रॉ किया। क्या कंक्लूजन? इन्होंने कहा कि F1 जनरेशन वाले प्लांट्स में दोनों फैक्टर्स हैं, टॉलनेस वाला फैक्टर भी है, डॉर्फनेस वाला फैक्टर भी है। ये हाइब्रिड टॉल है, ये प्योर टॉल नहीं है। टॉलनेस वाला फैक्टर भी है, टॉलनेस फैक्टर, डॉर्फनेस वाला फैक्टर भी है। इट इज अ हाइब्रिड टॉल प्लांट, हाइब्रिड टॉल। लेकिन फिर भी इसमें टॉलनेस वाला कैरेक्टर क्यों आया? टॉलनेस वाला कैरेक्टर इसलिए आया, ध्यान से सुनना, क्योंकि टॉलनेस वाला फैक्टर डोमिनेंट है, डॉर्फनेस वाला फैक्टर रिसेसिव है। ये डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर को दबा के रखता है। मैं लिखूंगा हिंदी में, दबा के रखेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा के रखेगा, स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। अब भैया कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, टॉलनेस वाला फैक्टर एक्सप्रेसेस। डोमिनेंट का मतलब यही है, ये खुद एक्सप्रेस होता है। डॉर्फनेस वाला फैक्टर डज नॉट एक्सप्रेस। जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम बोलते हैं ये सप्रेस हो गया, दब गया। डज नॉट एक्सप्रेस मतलब इट सप्रेसेस। समझ लिए बात? जो एक्सप्रेस हो गया वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। टॉलनेस वाला फैक्टर कैपिटल टी एक्सप्रेस हो गया तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। इसका इफेक्ट क्या है? टॉलनेस। जो दब गया, स्मॉल टी डॉर्फनेस वाला फैक्टर है, ये दब गया, एक्सप्रेस नहीं होगा, ये सप्रेस हो गया, मतलब इसका इफेक्ट जो आने वाला था डॉर्फनेस वाला इफेक्ट, वो दब गया, आएगा ही नहीं। दैट इज वाई सारे प्लांट्स F1 जनरेशन में आएंगे टॉल। यहां से इन्होंने कंक्लूड किया लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला? F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आएंगे उनमें हाइब्रिड कैरेक्टर होगा, वो प्योर कैरेक्टर वाले प्लांट्स नहीं होंगे। हाइब्रिड कैरेक्टर का मतलब उनमें फैक्टर फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर भी होगा। देखिए, टॉलनेस एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, फैक्टर फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर, और उनमें फैक्टर फॉर रिसेसिव कैरेक्टर भी होगा। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट क्या इन F1 जनरेशन both the factors, which factors? Factor for dominance and factor for recessive character, both are present, but the expression of the dominant factor occurs and suppression of the recessive factor occurs. मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? बेटा आप लोगों ने ये बहुत बार पढ़ा होगा, आप लोग टारगेट बैच में हैं, आप लोगों ने ये बहुत बार पढ़ा होगा, काफी बार आपको काफी टीचर्स ने पढ़ाया होगा, आई नो दैट। बट मुझे यहां बताओ, जो मैं बता रहा हूं इसको आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? टेल मी दिस। इसको आप फील कर रहे हो कि नहीं कि जो मैं बता रहा हूं, है ना? चलिए फिर, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां से इन्होंने बनाया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो दो लॉज मैंने बोले, नहीं दो नहीं, तीन लॉज मैंने बोले। एक मैंने बोला कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। हर कैरेक्टर एक पेयर ऑफ फैक्टर से कंट्रोल होता है। दूसरा लॉ, गैमीट बनने के टाइम पे ये फैक्टर्स सेपरेट होते हैं और 50% फैक्टर्स एक गैमीट में चले जाएंगे, 50% फैक्टर्स दूसरे गैमीट में चले जाएंगे। और तीसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आएंगे उन प्लांट्स में जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट वाला कैरेक्टर का जो फैक्टर है वो रिसेसिव वाले फैक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। मैं हिंदी में समझा रहा हूं, तीन लॉज इन्होंने बताए, राइट? अब देखिए, अब क्या किया बंदे ने, इस बंदे ने इन F1 जनरेशन वाले प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं सेल्फिंग, ठीक है ना? तो मतलब इन F1 जनरेशन वाले प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में अब एंथर्स भी हैं, कार्पल्स भी हैं। एंथर्स के अंदर क्या बनेंगे? मेल गैमेट्स।
तो मेल गैमेट्स कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। क्यों? क्योंकि 50% ऑफ मेल गैमेट्स में जाएगा कैपिटल टी, 50% ऑफ मेल गैमेट्स में जाएगा स्मॉल टी। सिमिलरली इन्हीं प्लांट्स के फ्लावर के कार्पल के अंदर क्या होगा? एग। एग कितने टाइप का बनेगा? फीमेल गैमेट कितने टाइप का बनेगा? 2 टाइप का। 50% of the eggs will be containing capital T and 50% of the eggs will be containing small t. तो हम यूं बोलेंगे, ध्यान से देखिए, हम ऊपर वाली लाइन में मेल गैमेट दिखाएंगे, नीचे वाली वर्टिकल लाइन में फीमेल गैमेट दिखाएंगे। तो मेल गैमेट बेटा जी 2 टाइप का बनेगा। 50% ऑफ द मेल गैमेट्स में कैपिटल टी वाला फैक्टर होगा, 50% ऑफ द मेल गैमेट्स में स्मॉल टी वाला फैक्टर होगा। राइट। सिमिलरली फीमेल गैमेट 2 टाइप का बनेगा। 50% ऑफ द फीमेल गैमेट्स में कैपिटल टी, 50% ऑफ द फीमेल गैमेट्स में स्मॉल टी। क्या समझे? अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। अगर कैपिटल टी वाला फीमेल गैमेट कैपिटल टी वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो ये कंडीशन आएगा। मतलब ऐसा प्लांट, ऐसा सीड, ऐसा प्लांट जिसमें टॉलनेस के दोनों फैक्टर्स हैं, ये प्योर टॉल होगा। टॉलनेस के फैक्टर्स हैं तो ये टॉल प्लांट होगा। अब देखिए कैपिटल टी वाला फीमेल गैमेट स्मॉल टी वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा। इसमें टॉलनेस वाला फैक्टर भी है कैपिटल टी, डॉर्फनेस वाला फैक्टर है स्मॉल टी, लेकिन ये प्लांट फिर भी टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि टॉलनेस वाला फैक्टर डोमिनेंट है, टॉलनेस वाला फैक्टर डोमिनेंट है, डॉर्फनेस वाला फैक्टर रिसेसिव है। टॉलनेस वाला फैक्टर डोमिनेंट वाले रिसेसिव वाले फैक्टर मतलब स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, खुद एक्सप्रेस हो जाएगा तो टॉलनेस वाला फैक्टर आ जाएगा, टॉलनेस वाला कैरेक्टर आ जाएगा। फिर ये देखिए फीमेल गैमेट स्मॉल टी वाला कैपिटल टी वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर भी कैपिटल टी टॉलनेस वाला फैक्टर, स्मॉल टी डॉर्फनेस वाला फैक्टर, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, खुद एक्सप्रेस होगा तो ये भी होगा क्या? टॉल प्लांट्स। देन स्मॉल टी वाला फीमेल गैमेट स्मॉल टी वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके स्मॉल टी वाला प्लांट बनाएगा। इसमें दोनों फैक्टर्स स्मॉल टी हैं, दोनों फैक्टर्स क्या हैं? डॉर्फनेस वाले। देयरफॉर ये प्लांट क्या होगा? डॉर्फ प्लांट। अब देखिए टॉल प्लांट्स कितने, मैं यहां लिखूंगा टॉल प्लांट्स। डॉर्फ प्लांट्स कितने? टॉल प्लांट्स 3 पार्ट्स, डॉर्फ प्लांट्स 1। तो ये जो रेशो मिला, जो हमको दिख रहा है, जो मेंडल को दिखा बाहर से, टॉल प्लांट्स 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वर टॉल, 1 पार्ट ऑफ द प्लांट वाज डॉर्फ। इस रेशो को बंदे ने बोला फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो, और इस जनरेशन को बोला F2 जनरेशन। बट आप देखिए ये प्योर टॉल कैपिटल टी, इट इज प्योर टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज हाइब्रिड टॉल स्मॉल टी, इट इज डॉर्फ। डॉर्फ हमेशा प्योर ही होगा, ठीक है ना? तो प्योर टॉल कितने बेटा? 1। हाइब्रिड टॉल कितने? 2। डॉर्फ कितना? 1। अब देखिए प्योर टॉल क्यों बोला? क्योंकि इसके पास जो 2 फैक्टर्स हैं टॉलनेस वाले फैक्टर्स वो सिमिलर है, सिमिलर फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स टॉलनेस वाले। ये प्योर डॉर्फ, इसके पास सिमिलर फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स स्मॉल टी डॉर्फनेस वाले, है ना? और ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके पास डिसिमिलर फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स। वेरी गुड बेटा, डिफरेंट फैक्टर्स। इसमें एक फैक्टर कैपिटल टी टॉलनेस वाला, दूसरा फैक्टर स्मॉल टी डॉर्फनेस वाला। जब दोनों फैक्टर्स सिमिलर होंगे तो कंडीशन को हम बोलेंगे होमोजाइगस। ये देखिए यहां पर प्योर टॉल में दोनों फैक्टर्स सिमिलर हैं तो कंडीशन इज होमो मतलब सेम, जाइगस। यहां पर देखिए स्मॉल टी दोनों फैक्टर्स सिमिलर तो कंडीशन अगेन क्या? होमो
जाइगस। लेकिन हाइब्रिड टॉल में होमोजाइगस कंडीशन नहीं है, बिकॉज क्या फैक्टर्स डिफरेंट है। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया बेटा? हिटीरो मतलब डिफरेंट, हिटीरोजाइगस। तो अब देखो, जब भी होमोजाइगस कंडीशन होगा, किसी कैरेक्टर के पीछे होमोजाइगस फैक्टर्स होंगे। ये होमोजाइगस फैक्टर्स का मतलब है, देखो जो हमको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। टॉलनेस, प्लांट टॉल है, टॉलनेस ये इसका फिनोटाइप है। लेकिन ये टॉलनेस किसकी वजह से है? ये टॉलनेस फैक्टर्स के अरेंजमेंट की वजह से है। फैक्टर्स के अरेंजमेंट को हम बेटा बोलते हैं जीनोटाइप। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा ये प्लांट टॉल पी प्लांट है, ये इसका फिनोटाइप है, आप बोलोगे सर इसका ये फिनोटाइप किस जीनोटाइप की वजह से आएगा? मैं बोलूंगा इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी कैपिटल टी। तब आप बोलेंगे सर मतलब ये होमोजाइगस है। अगर मैं बोलूंगा बेटा ये F1 वाले प्लांट्स टॉल हैं, आप बोलोगे सर ये तो इसका फिनोटाइप है कि ये टॉल है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका ये टॉल फिनोटाइप किस जीनोटाइप की वजह से है? मैं बोलूंगा बेटा इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। आप बोलोगे सर फिर तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। और बेटा हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स प्योर कैरेक्टर्स नहीं होते, वो होते हैं हाइब्रिड कैरेक्टर्स। हाइब्रिड कैरेक्टर का मतलब है आने वाली जनरेशन में वो डॉर्फनेस वाला, आने वाली जनरेशन में वो रिसेसिव वाला कैरेक्टर दिखाने की क्षमता रखता है। नहीं तो ये टाल प्लांट्स थे, इन टाल प्लांट्स ने F2 जनरेशन में डॉर्फनेस वाला प्लांट भी प्रोड्यूस किया ना। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड था, इसमें डॉर्फनेस वाला फैक्टर था, रिसेसिव वाला फैक्टर था इसमें, तभी ना इसने एक रिसेसिव कैरेक्टर वाला प्लांट प्रोड्यूस किया। ये होता है हाइब्रिड कैरेक्टर। हाइब्रिड कैरेक्टर कभी प्योर नहीं होता। मैंने पहले कहा था ना प्योर कैरेक्टर्स, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया तो सारे कैरेक्टर्स प्योर। प्योर कैरेक्टर्स मतलब वो सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे? होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। अगर पी प्लांट टॉल पी प्लांट है, उसका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो ऑफस्प्रिंग टॉल निकला, उन ऑफस्प्रिंग्स का सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो फिर से टॉल निकला। इसका मतलब है कि इस पी प्लांट का टॉलनेस एक होमोजाइगस कंडीशन की वजह से है। अगर पी प्लांट डॉर्फ है, उसके ऑफस्प्रिंग्स भी डॉर्फ निकले, उनके ऑफस्प्रिंग्स भी डॉर्फ निकले, इसका मतलब ये पी प्लांट का डॉर्फनेस होमोजाइगस कंडीशन की वजह से है। लेकिन अगर पी प्लांट टॉल है, उसके ऑफस्प्रिंग्स पहली जनरेशन में टॉल निकलेंगे, दूसरी जनरेशन में एक आध ऑफस्प्रिंग डॉर्फ निकला, इसका मतलब वो प्योर टॉल नहीं है, वो हाइब्रिड टॉल है। और हाइब्रिड टॉल में कंडीशन क्या होगी? हेटेरोजाइगस। बेटा आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? तो फिनोटाइप जो दिखाई देगा, जिसकी वजह से फिनोटाइप होगा, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। टॉल पी प्लांट, ये हमको दिखाई दे रहा है ये टॉल है, लेकिन ये टॉल किसकी वजह से है? कैपिटल टी की वजह से, ये इसका बना जीनोटाइप। डॉर्फ पी प्लांट, डॉर्फनेस हमको दिखाई दे रही है, लेकिन ये डॉर्फ किसकी वजह से है? ये डॉर्फ है एक जीनोटाइप की वजह से, मतलब स्मॉल टी। F1 जनरेशन के प्लांट्स टॉल, ये इसका फिनोटाइप है, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है? क्या फिनोटाइप के पीछे क्या जीनोटाइप है? कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला जीनोटाइप है ना। तो यहां देखिए बेटा, ये जो मैंने फिनोटाइपिक रेशो आपको बताया, मतलब जो मेंडल को दिखा आंखों से, वो फिनोटाइपिक रेशो। अब ये फिनोटाइपिक रेशो जिसकी वजह से आया, प्योर टॉल कितने? एक। प्योर टॉल के पीछे जीनोटाइप क्या? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने? दो। और स्मॉल टी वाले कितने? एक। इस रेशो को बंदे ने क्या बोला? जीनोटाइपिक रेशो, जैसे अभी आप लोगों ने लिखा। तो जीनोटाइपिक रेशो एंड फिनोटाइपिक रेशो। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया। फिनोटाइप आता है, फिनोटाइप हमको दिखता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ जीनोटाइप। समझ रहे हैं बात? F1 प्लांट्स, सारे F1 प्लांट्स में क्या आएगा? जैसे यहां पर टॉलनेस, लेकिन आप बोलेंगे F1 प्लांट्स में डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आएगा, लेकिन वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर प्योर कैरेक्टर नहीं होगा, वो हाइब्रिड कैरेक्टर होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला कैरेक्टर होगा। जब वो F1 प्लांट्स में सेल्फिंग होगी, तो सेल्फिंग के बाद F2 जनरेशन वाले प्लांट्स आएंगे। F2 जनरेशन वाले प्लांट्स में डोमिनेंट कैरेक्टर एज वेल एज रिसेसिव कैरेक्टर आएगा इन द रेशो ऑफ 3:1। ये जो 3:1 वाला रेशो होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर वाला रेशो, इस रेशो को हम बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशो। लेकिन
इस फिनोटिपिक रेशो के पीछे एक जीनोटाइप भी होगा, जीनोटिपिक रेशो भी होगा। देखो, रेशो ऑफ कैरेक्टर्स वो फिनोटिपिक रेशो, लेकिन रेशो ऑफ जीनोटाइप्स, ये जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ये टॉलनेस और डॉर्फनेस ये कैरेक्टर है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या है? ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप्स का रेशो, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1, फिनोटाइप्स का रेशो 3:1। तो मैंने आपको होमोजाइगस कंडीशन बताया जब दोनों फैक्टर्स सिमिलर होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन बताया जब दोनों फैक्टर्स डिसिमिलर होंगे, जीनोटाइप बताया, फिनोटाइप बताया, जीनोटाइपिक रेशो बताया, फिनोटाइपिक रेशो बताया। अब देखिए यहां पर इस पूरे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को स्टडी किया? ध्यान रहे, कैरेक्टर एक ही है, प्लांट हाइट। उस प्लांट हाइट वाले कैरेक्टर के दो वेरिएंट्स हैं, टॉलनेस वाला वेरिएंट एंड डॉर्फनेस वाला वेरिएंट। मेंडल ने इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में एक कैरेक्टर को स्टडी किया, उस कैरेक्टर का नाम प्लांट हाइट। ऐसा वाला हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जिसमें केवल एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया जाए, ऐसे वाले हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने जो आपको यहां पर पढ़ाया ये क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बताओ समझ लिया इसको कि नहीं? हाँ या ना? एक काम करो, अगर समझ लिए, अगर कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी से। वेरी गुड। दिव्या ने स्क्रीनशॉट लिया, चंद्रबान ने स्क्रीनशॉट लिया, प्रवीण कुमार ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। सत्यांश, रिपीट करूं? कोई बात नहीं, रिपीट भी कर देते हैं, लेकिन रिपीट करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। हमारे पास अब 3 मिनट बचे हैं। मैं जल्दी से रिपीट करता हूं अगले पेज पे, राइट? तो अगले पेज पे चलूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप? हाँ हाँ, किसी को कुछ डाउट था? क्या डाउट था? किसने पूछा था डाउट? लंबा सा कुछ डाउट पूछा था यार। प्रवीण कुमार, गौरव। पपाया प्लांट के बारे में बाद में बात करते हैं बेटा, फिलहाल मैं अगले पेज पे जाता हूं। मोनो हाइब्रिड में बेटा, मैं अगले पेज पे मोनो हाइब्रिड बताऊंगा आपको, कोई टेंशन नहीं। मैं अगले पेज पे जाऊं? हाँ या ना? यस और नो? यस, वेरी गुड। मैं लिखूंगा ना इसको, इसको मैं लिखूंगा। देखिए मैं यहां पर लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अभी अभी मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को हम क्रॉस भी बोलते हैं, और क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफरेंस, transmission, in which inheritance of only one pair of contrasting traits, one pair of contrasting characters. Hybridization experiment या cross in which inheritance of only one contrasting character is taken into consideration, taken into consideration। ऐसा क्रॉस जिसमें इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी किया जाए, ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का स्टडी किया जाए, ऐसे कैरेक्टर को हम बेटा जी बोलते हैं मोनो। एक मतलब